हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में व्यावसायिक अध्ययन क्लास 12 के लिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मेरा चल रहा है उसका ये पार्ट 4। इस वीडियो में मैं आपको सारे ही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर PDF के तौर पर तैयार करके रखा हूँ और उसका मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपकी किताब से लिए गए हैं और सीक्वेंस वाइज में लिए गए हैं और वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी सीरीज़ को कंप्लीट करें। आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। तो शुरू करेंगे आज का जो सीरीज़ है, सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं इस सीरीज़ के लिए, आप उसे ज़रूर देखिए। फ़िलहाल शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे PDF का 31 क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को समझें और आंसर को समझें और देखेंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। एक आदर्श योजना के 3 गुण बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आदर्श का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है, जो बेहतर है। योजना का मतलब क्या होता है? कोई प्लानिंग, कोई नियोजन जो हमें भविष्य में करने हैं। तो इसका क्या गुण होना चाहिए? आप सोच कर देखो कि अगर कोई प्लानिंग देते हो, मान लो कि आप मैनेजर हो और अपने कर्मचारियों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने अंदर काम करने वाले लोगों को आप कल के बारे में कुछ बता रहे हो, कुछ प्लान दे रहे हो कि कल क्या करना है, तो आपको क्या करना होगा? क्या कुछ ऐसा प्लान दोगे जो उसको समझ में नहीं आए? तो अगर प्लान समझ में नहीं आएगा तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आप ऐसी प्लानिंग दे दो कि वो कर ना पाए तो क्या ज़रूरत है ऐसी प्लानिंग का? वो आदर्श प्लानिंग नहीं कहलाएगा। मतलब आदर्श, आप क्वेश्चन आंसर को समझो कि एक आदर्श आंसर आप किसे कहोगे कि एक आंसर आदर्श तभी होगा जब सामने वाला समझेगा। उसी तरीके से योजना आदर्श तभी होगी जब वो सरल होगा। सरल का मतलब ये है कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। आदर्श योजना वह योजना है जो कर्मचारी को आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब कह सकते हो कि हमारी प्लानिंग तभी अच्छी प्लानिंग कहलाएगी जब हमारे कर्मचारियों को समझ में आएगी। सिंपल। दूसरा टॉपिक है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब ये है कि इसमें काम किया जा सके। अब ऐसी प्लानिंग मत बना कर दे दो अपने कर्मचारियों के वो कर ही ना पाए, ठीक है, समझ में आ जाए फिर भी ना कर पाए। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जिसे वो कर सकता हो, ठीक है, व्यवहारिक तौर पे उसको यूज कर सकता हो, उसको कर सकता हो, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो कर पाए, ठीक है। मान लो कि एक आदमी सारे दिन में अगर 10 काम करता है, आप उसे, उसकी एफिशिएंसी है ये, उसकी ये व्यवहारिकता है कि वो 10 काम कर सकता है। अब उसे आप 10 की जगह पर 100 काम आप कह दो और प्लान करके दे दो कि भाई तुमको कल 10 की जगह पर 100 काम करके देने हैं, वो नहीं कर पाएगा। वो आदर्श योजना नहीं है आपका, ठीक है। तो आदर्श योजना ऐसा होना चाहिए कि वो एक तो सब समझ में आए, दूसरा वो व्यवहारिक हो। एक आदर्श योजना ऐसी योजना को कहते हैं होनी चाहिए जिस पर काम करना आसान हो, ठीक है। तीसरा, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी प्लानिंग बना लो कि वो उलझ जाए, प्लानिंग खुद में उलझ के रह जाए, एक सवाल बन कर रह जाए। स्पष्ट, क्लियर कट, कह दिया तो कह दिया, इतना करना है तो करना है, ठीक है, राइट। तो आदर्श योजना का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि जिस काम के लिए आप योजना बना रहे हैं उसका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी तो बंदा काम करके देगा आपको। आज सुबह में आपने कुछ और कहा, दोपहर में कुछ और कहा, शाम में कुछ और कहा। कोई टारगेट आप दे रहे हो अपने कर्मचारियों को, सुबह में कुछ और कह दिया, शाम में कुछ और कह दिया, दोपहर में, ऐसा थोड़ी चलता है। आप स्पष्ट तौर पे कह दो कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस काम के लिए अपने कर्मचारियों को रख रहे हो, आज का टारगेट क्या है, या पूरे मंथ का टारगेट क्या है, क्या पूरे साल का क्या टारगेट है, आप अपने कर्मचारियों को कह दो, फिर वो करके दे देगा। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ देखिए आप इसे नोट कर सकते हो। प्लानिंग, एक आदर्श प्लानिंग कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात कि वो सरल होना चाहिए, दूसरी बात वो व्यवहारिक होना चाहिए, तीसरी बात वो स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नियोजन की सीमाओं को लिखना। अच्छा, नियोजन की सीमाओं का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं तो प्लानिंग वे पे करते हैं। हमारी प्लानिंग हमें सपोर्ट करती है। हमारी प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अच्छी नहीं होगी तो हम अनसक्सेस भी तो हो सकते हैं।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत मेहनत किए थे, बच्चे ही कहते हैं 10th में रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो कहते हैं यार मैं बहुत लिख कर आया था, किस्मत ही ख़राब थी, मतलब उसकी प्लानिंग अच्छी थी। कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर आपका पकड़ नहीं, तो अपनी प्लानिंग में कुछ सीमाएँ हैं, कुछ परेशानी हैं। सीमाएँ का मतलब कुछ कठिनाइयाँ हैं। ऐसा नहीं कि वो आप प्लानिंग कर लिए तो 100% सक्सेस ही हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इधर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक योजना क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं, मतलब क्या परेशानी है, नियोजन में क्या परेशानी है वो समझिएगा। नियोजन में कुछ परेशानी ऐसी है, नंबर 1 कि यह नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता है। अब जहाँ वातावरण बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती है, ठीक है, ऐसी जगह पर आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा चलो मान लो कि सोच लो, छोटा सा एक उदाहरण ले लो, आपको स्कूल जाना है। स्कूल कब जाते हो आप? जब मौसम बिल्कुल ठीक हो। अभी आप मौसम सुबह रात में बारिश हुई, सुबह में हल्की हल्की लग रही है कि बारिश हो सकती है, हो नहीं रही है लेकिन हो सकती है, मतलब देख रहे हो कि परिवर्तन कुछ भी हो सकता है वातावरण में, आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है। तो आप क्या प्लानिंग बेहतर ढंग से कर पाओगे? स्कूल जाने की प्लानिंग कर पाओगे? मार्केटिंग की प्लानिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यही समझना है कि जहाँ जिस जगह पे, जिस समाज में, जिस देश में, जिस राज्य में वातावरण बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील वातावरण, पर आज का युग परिवर्तनशील है, लोग प्रतिदिन डेवलप करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आज हर दिन नया कुछ ना कुछ होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे इंसानों में कुछ बहुत सारे क्वालिटीपूर्ण इंसान भी आए हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। तो नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम, आप हमेशा के लिए कोई एक प्लानिंग नहीं कर सकते हो, ये बात आप जान लो, ठीक है। आपको हर बार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे परिवर्तन के अनुसार, जो वातावरण में जो भी परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोच लो कि हमने एक बार कर लिया तो हो गया, ये परेशानी है। आपको इस काम को बार बार दोहराते रहना होगा समाज के परिवर्तन के अनुसार। दूसरा, नियोजन रचनात्मकता को कम कर रहा है। रचनात्मकता का मतलब होता है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाना। अब कर्मचारियों को मैंने अगर कोई प्लानिंग दे दिया, कोई टारगेट दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग उसको करना है। अब चाहे वो मेरा प्लानिंग अच्छा हो या बुरा हो, अपने कर्मचारियों को उसी के अकॉर्डिंग करवाना है। कर्मचारी को लगता है कि ये चीज़ गलत है तो भी वो उसमें सुधार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा प्लानिंग है, वो क्यों करेगा सुधार, ठीक है। तो नियोजन अगर हम कर लेते हैं तो कई बार रचनात्मकता क्या हो जाती है, कम जाती है। तो ये 2 टॉपिक आप नोट कर लें। उसके बाद आइए, नियोजन मान्यताओं पे आधारित होता है, ठीक है। नियोजन मान्यता का मतलब क्या होता है कि हाँ ऐसा हुआ था तो ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार मान्यताएं सच नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। तो नियोजन मान्यताओं पे आधारित होता है जो गलत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर मान्यता जो आप मानते हैं, जो समाज मानता है, वो हमेशा के लिए वो सही ही हो। कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। नियोजन एक आदर्श योजना की क्या गुण है? सरल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नियोजन की कुछ सीमाएं मैंने आपको बताया। नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता है। नियोजन रचनात्मकता को कम कर देता है और नियोजन मान्यताओं पर आधारित होता है और जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक, सिंपल है। आइए अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है, अब हम लोग इन कर गए संगठन चैप्टर में, ठीक है। अभी तक नियोजन तक हमने क्वेश्चन लिया था, नियोजन तक हमने कंप्लीट कर दिया। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है शॉर्ट क्वेश्चन में। आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 2, पार्ट 3 भी जरूर देखिए। तो आज का जो क्वेश्चन है संगठन से जो जुड़ा है, सबसे पहले संगठन को समझना है। कोई भी काम हम करते हैं, प्लानिंग तो कर लिए। अब प्लानिंग करने के लिए जितना बेहतर प्लानिंग होता है उतना बेहतर हमारा यूनिटी भी होना चाहिए, हमारा टीम भी होना चाहिए, क्योंकि टीम ही वो जरिया है जो हमारी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा और उस पर काम करके हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उस टीम में हमें बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग चाहिए। अब मान लो कि एक क्रिकेट टीम है तो वो भी एक संगठन है। उसमें हर कोई बल्लेबाज नहीं है, हर कोई बॉलर नहीं है, हर कोई विकेट कीपर नहीं है, बात समझ रहे हैं, हर कोई कोच नहीं।
सबके अलग अलग रोल है, सबके अलग अलग काम है, सबकी अलग अलग अहमियत है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। उसी तरीके से जब आप कोई भी संगठन बनाएंगे तो उस संगठन में सबके अलग अलग काम होंगे, सबके अलग अलग क्वालिटी होंगे, सभी व्यक्तियों की अलग अलग क्षमता होगा। तो आप अगर यूनिटी बनाते हैं टीम में, कोई टीम बनाते हैं, कोई आपको बिजनेस करना है, आपके पास जो वर्कर्स हैं उसमें आप बहुत ध्यान से आप ये चेक करो कि कौन आदमी किस लायक है। एक टीम तो आपको बना लिया, लेकिन आपको व्यक्तियों के बारे में समझदारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति से हम कौन काम करवा सकते हैं। ये एक मैनेजर की पावर है। अगर आप सही जगह पे सही आदमी को लगाते हैं तो फिर काम बेहतर होना है, लेकिन अगर आप सही जगह पे गलत आदमी को लगा देते हैं तो काम तो ख़राब हो ही जाएगा ना। तो बात को समझना है। तो संगठन विभिन्न व्यक्तियों का, आप समझिए, संगठन विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन करता है, ठीक है, ताकि समन्वय स्थापित करने की कला है, ठीक है। समन्वय स्थापित करने की कला है। आप ऐसे कह सकते हो, इसको छोड़ दो, ऊपर वाला जो आंसर है, नीचे वाला आंसर लिखो। किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन है। जो आपके पास भौतिक संसाधन है, जो मानव संसाधन है, सबका जो सही यूज है, सही टीम जब हम बनाते हैं, उसका जो मैत्रीपूर्ण संयोजन बनाते हैं, जो टीम हम बनाते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो उसको इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं उसको संगठन कहते हैं। आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण, जो विशिष्ट अंग है, जो भी चीज़ है, जो भी मानव है, ठीक है, जो भी संसाधन है, सबका जो सही मैत्रीपूर्ण संयोजन है वही टीम है, वही संगठन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्य का मतलब सब लोग एक ही उद्देश्य में लगे रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया टीम में अगर दो बल्लेबाज है तो एक टीम को जिताएगा, दूसरा हराएगा, हराने के लिए खड़ा है, नहीं, दोनों जिताने के लिए खड़ा है, ठीक है। तो बात समझिएगा, संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे की सहयोग करके काम को करते हैं, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, तो संगठन का नोट आप बना लीजिए, ठीक है। चले आगे। संगठन दो प्रकार की होती है, ठीक है। संगठन दो प्रकार की होती है, एक होता है औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन। आप ये बात जान लो, ठीक है। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे टीम में जाते हो जहां आपका जाना तय है, जहां कुछ नियम हो, कुछ कायदे हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि इंडिया टीम में आप खेलते हो तो वहाँ कुछ नियम कानून है, ठीक है, एक प्रतिनिधित्व है वहाँ पे, राइट। आप अगर घरेलू क्रिकेट में खेलते हो, जैसे गांव मोहल्ले में गली क्रिकेट जिसको कहते हैं, गली क्रिकेट में खेलते हो, है ना, दोस्तों के साथ ऐसे ही खेल रहे हो, ऐसे कोई आ गया, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जो बेतरतीब चीज़ है, ठीक है, वो अनौपचारिक है। वहाँ पर कायदे नहीं है, कानून नहीं है, किसी को किसी ने नियुक्त नहीं किया है, कोई किसी को सैलरी नहीं दे रहा है, बस समझ में आ रही। तो ऐसी टीम का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब जहाँ कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हो। क्रिकेट आप वहाँ भी खेल रहे हो, अपने मोहल्ले में भी, ठीक है। क्रिकेट आप अगर इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ भी खेलते हो। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है इंडिया टीम में क्रिकेट खेलना, और गली मोहल्ला का जो क्रिकेट है वो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो औपचारिक संगठन क्या है, जिसको हम लोग फॉर्मल संगठन कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं, राइट। इनफॉर्मल, अच्छा चलो, इनफॉर्मल और फॉर्मल ड्रेस क्या होता है आप समझते हो? जब हम लोग कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो ऑफिस मतलब जहाँ हम लोग काम करते हैं, जहाँ हमारे बॉस हैं, जहाँ मेरी नौकरी है, जहाँ हमें सैलरी मिलती है, जहाँ कुछ कायदे हैं, जहाँ कुछ कानून है, तो वहाँ हम लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं या इनफॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। तो आप कहोगे सर हम वहाँ फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं, मतलब शूज़ वगैरह पहन के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। अब घर में अगर रहना है, घर के लोगों के बीच रहना है, तो फिर क्या वहाँ भी आप ऐसे ही रहते हैं, टाई में रहते हैं एकदम, मतलब
क्रीचिंग वाली शॉर्ट पहन के रहते हैं, शूज़ पहन के रहते हैं, नहीं, वहाँ तो किसी तरह रह लेते हैं घर में। तो वो जो आपका घर है वो इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक है, ठीक है। आप सोचे समझे वहाँ नहीं है, वहाँ जैसे चाहते हो वैसे रह सकते हो। लेकिन औपचारिक संगठन में आप अपने ऑफिस में जहाँ आपकी नौकरी है वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। वहाँ जाते ही, उस संगठन में जाते ही, उस टीम में जाते ही लोग वहाँ भी हैं, आपके घर में भी, लेकिन वहाँ जाते ही कुछ चीज़ें बदल जाती है, यहाँ आते ही कुछ चीज़ें बदल जाती है। मतलब घर का माहौल, घर की जो टीम है, घर का जो संगठन है और आपके ऑफिस का जो संगठन है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। ऑफिस के संगठन में आपको कानून के दायरे में रहकर, नियम के दायरे में रहकर काम करना है, और घर में तो कोई नियम नहीं होता है, बेसिकली जैसे रहना रहिए। तो औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में अंतर समझना है, समझिए। औपचारिक संगठन क्या होता है? औपचारिक संगठन में अधिकारों के प्रत्यायोजन से जो संगठन बनते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप औपचारिक संगठन से जुड़ेंगे, जैसे आप मान लो कि आपकी नौकरी हो जाएगी, तो किसी टीम में आप जाकर काम करोगे, तो वहाँ आपको अधिकार दिए जाएंगे, है ना, आपको अधिकार दिए जाएंगे और उस अधिकार को निभाना होगा आपको। घर में आप ना निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बेटे का फ़र्ज़ आप भले ना निभा लो, है ना, लेकिन आपको अगर नौकरी कर रहे हैं तो बॉस ने जो कहा है उसका तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा, वैसा संगठन स्वतः ही उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसा संगठन जो स्वतः उत्पन्न होता है, राइट। जैसे कुछ लोग बैठ गए आपस में, जैसे मान लो कि ट्रेन में आप चल रहे हो, ट्रेन में जाते जाते आपने 10 लोग बैठे हैं, ऐसी बातचीत होते चलो भाई अब रास्ता काटना है तो कुछ मनोरंजन हो जाए, कुछ कार्यक्रम हो जाए, या कुछ लोग क्या करते हैं, लूडो खेलने लगते हैं, ठीक है। वो भी एक टीम बन गया, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो अनौपचारिक है, वहाँ पे वो स्वतः उत्पन्न हुआ है, ठीक है। वहाँ पर लेकिन आप अगर मान लो कि बैंक में नौकरी करते हो या करोगे, तो वो स्वतः नहीं मिल जाएगी, उसके कुछ प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। और जो अधिकार आपको दिए जाएंगे वो निभाने होंगे, ठीक है। यहाँ आपको ट्रेन में कोई बंदिश नहीं है कि भाई गेम ख़त्म करके ही आपको स्टेशन पे उतरना है। मान लो कि आपका स्टेशन आ गया और गेम ख़त्म नहीं हुआ है तो आप उतर सकते हो ना, कोई रोक थोड़ी लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो औपचारिक संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है, मतलब अधिकार सौंपे जाते हैं, उसकी जवाबदेही भी देनी पड़ती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में ऐसा कुछ है नहीं, वो स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं ख़त्म हो जाता है। वो ट्रेन के डब्बे में 4 दोस्त मिल के लूडो खेल रहे हैं, ये स्वयं उत्पन्न हुआ और स्वयं ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे स्टेशनें आती जाएंगी, लोग उतरते चले जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। दूसरा टॉपिक है, यह संगठन मतलब औपचारिक संगठन उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए बनाया जाता है। किसी न किसी उद्देश्य के लिए आप किसी संगठन में जुड़ते हो और वो आपको जोड़ता है। अनौपचारिक संगठन यह सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे कुछ लोग बोर हो रहे हैं अब ट्रेन में, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ सामाजिक प्राप्ति ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का मनोरंजन करें, है ना। बात समझ में आ रही? हमारा भी वक्त कट जाए, उसका भी वक्त कट जाए, वो भी अपनी जगह पहुंच जाए, हम भी अपनी जगह पहुंच जाए। तो ये सामाजिक कर्तव्य है, ये सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम ये कर रहे हैं। जैसे हम लोग भोज करवा देते हैं, ठीक है, जैसे हम इन्विटेशन देते हैं लोगों को, हम भोज करवाते हैं, तो ये सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। ये हमारा कोई संगठन नहीं है कि हम रोज़ भोज कराते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम समाज से जुड़े हैं तो हमें करना पड़ता है, ठीक है। चले, इसके सदस्य में और व्यक्तिगत संबंध होता है। मतलब जब आप ऑफिस में काम करते हो तो फिर आप व्यक्तिगत संबंध नहीं होते आपके, ठीक है। बॉस भले ही आपका दोस्त हो, लेकिन अगर बॉस है तो आपको संगठन में जब तक आपको जितने घंटे की नौकरी है वहाँ पर आपको उतना देना पड़ेगा, और आप व्यक्तिगत रूप से उनसे अटैच नहीं हैं। ऐसे आप वहाँ पर वर्कर हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें व्यक्तिगत संबंध होता है जब आप किसी से मिलते हो, है ना, व्यक्तिगत रूप से जब मिलते हो, ठीक है, तो वो व्यक्तिगत संबंध वो अनौपचारिक होता है और वहाँ पर आप व्यक्तिगत तरीके से मिलते हो, है ना। बात समझ में आ रही? चलिए, तो ये आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा, मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ। चलिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, भारार्पण क्या है? शब्द क्या है? भार, ठीक है। भार को फिर अर्पित कर देना,
मतलब अपनी जिम्मेदारी, सर का जो बोझ है वो अपने कर्मचारियों को दे देना, ठीक है, अपने निचले स्तर को दे देना, भाई तुम कर लेना, ठीक है, ये टारगेट तुम पूरा कर लेना, मैं दूसरा कोई टारगेट पूरा करूँगा। तो भरारपण या इसी को अंतरण कहते हैं। ये आपके बोर्ड की काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए आपके फाइनल एग्जाम में। भरारपण या अंतरण क्या है, ये हो सकता है अगली बार भी पूछ ले। तो भरारपण और अंतरण में से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल मतलब ये है कि भरारपण एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए कुछ अधिकारी अपने कुछ कामों को निम्न अधिकारियों को सौंप देते हैं। अब समझना बात को, इसमें क्या किया जाएगा। जब आप ऐसा कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी आप नीचे के लोगों को सौंप देंगे, तो उसको हक भी देना पड़ेगा, मतलब अधिकार भी देना पड़ेगा कि आप उस अपनी अकॉर्डिंग करवा सकते हो काम को, ठीक है। तो इसी को भरारपण के तत्व कहे गए हैं। तो भरारपण के 3 तत्व है, पहले वो रट लीजिए और याद कर लीजिए। पहला है अधिकार, दूसरा है उत्तरदायित्व, तीसरा है जवाबदेही, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अधिकार को समझेंगे, अधिकार क्या होता है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई काम आपको कहा गया और आपको ये न कहा गया, आपको ये अधिकार न दिया गया कि उस काम से संबंधित निर्णय आप खुद भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कोई काम करवाना है, आपके नीचे 10 लोग दिए गए कि आप इस 10 आदमी से ये काम करवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा गया कि हर बार जब कुछ भी कहेंगे किसी कर्मचारियों को तो वो हमसे आकर पूछ कर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में तो एक मिनट पे कुछ न कुछ बातें होती रहेंगी, तो हर बार आपसे ही पूछ कर अगर हम करेंगे तो हम क्यों हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमको आपने रखा है, अपनी काम की जगह पर हमको रखा है, तो हमको अधिकार दीजिए कि हम अपने अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकार से आशय एक व्यक्ति के उस अधिकार से हैं जिसके आधार पर वो अधीनस्थ पर, अधीनस्थ का मतलब जो आपके अधीन काम करते हो। आप अगर आपको अधीनस्थ याद न रहे तो आप उसको लिख दीजिए जो आपके अंदर काम करते हो, जो आपके अधीन काम करते हो। वो अधिकार का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा अधिकार, हक जिसके ज़रिए आप अपने कर्मचारियों को नियंत्रित कर सकते हो। ये आपका अधिकार है। कब दिए जाएंगे? जब आपको कोई भरारपण किया जाएगा। तो भरारपण में पहला अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है उत्तरदायित्व क्या होता है, ठीक है। उत्तरदायित्व क्या होता है? एक अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए दिए गए कार्य भली भांति निष्पादन करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो यहाँ जब आप भरारपण करेंगे, ठीक है, कामों का, किसी जिम्मेदारी का भरारपण करेंगे तो वहाँ पे उत्तरदायित्व भी आएगी, ठीक है। उत्तरदायित्व का मतलब आप अपने काम को अच्छी तरीके से करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो काम को अच्छी तरीके से करना या निभाना उत्तरदायित्व कहलाएगा। तीसरा जवाबदेही। जवाबदेही कौन है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपका सीनियर हूँ और मैंने आपको दिया काम करवाने के लिए और आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हम जवाब आपसे नहीं, आपसे मांगेंगे या कर्मचारी से? तो आपको कहोगे सर हमसे ही मांगोगे, क्योंकि हमको आपने जब अधिकार दिए, तो अधिकार इसको दिया जा रहा है, तो जवाबदेही भी इसी की रहेगी, ठीक है। कैसे करवाना है ये वो जाने। मान लो कि मैंने आपको कुछ काम के लिए दिया और कहा कि ये करवा लीजिए, ठीक है। तो कैसे करवाना है वो आप जानिए। मैंने अधिकार दिया आपको, लेकिन जवाब किसको देना है? आप ही को देना है, ठीक है। मतलब ये सही है कि पढ़िए इसको थोड़ा। ये सही है कि अधिकार अंतरण तक एक कर्मचारी को उच्चाधिकारी के प्रति काम करने की समर्थता देता है, लेकिन फिर भी जवाबदेही अधिकारी की ही बनी रहती है। ये बात आप जान लीजिए कि जो अधिकारी है, ठीक है, जिस अधिकारी ने काम दिए हैं करने को, वो अधिकारी जवाबदेह है, क्योंकि वो अपना बोझ हल्का कर रहा है, वो काम करवा रहा है, लेकिन जवाब उसको देना है। आप ये बात समझ लीजिए कि उसका जो बॉस है उसको ये जवाब देना है। जवाबदेही उसकी हमेशा बनी रहेगी जो ये करवाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये सही है कि अधिकार अंतरण एक कर्मचारी को अपने अधिकारी के प्रति काम करने को समर्थ बनाता है। मतलब आपको कोई काम दिया गया तो आप तो ठीक है कि आप कर लोगे, लेकिन जवाब उसी को अधिकारी को देना है जिसने आपको ये काम कहा है, ठीक है। तो जवाबदेही किसकी रहेगी? अधिकारी की। हमेशा जवाबदेही अधिकारी की रहेगी। कभी भी बड़े अधिकारी आते हैं तो वो कर्मचारियों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो कांटेक्ट किससे करेंगे? जो अधिकारी है उससे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है।
अनौपचारिक संगठन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अनौपचारिक संगठन का मतलब अनिरुआ कहते हैं ना, है ना, गाँव देहात में अनिरुआ कहते हैं। अनिरुआ का मतलब कुछ भी कहीं भी हो जाना, कहीं भी शुरू हो जाना। तो कहीं भी शुरू हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 10 लोग बैठे हैं, कुछ भी होने लगा वहाँ पर, ठीक है, एक यूनिटी बन गई, कोई गप हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई विचार विमर्श हो रहा है, समाज की भलाई के लिए, बुराई के लिए कुछ भी हो रहा है, तो वो एक तरह का संगठन है। लेकिन वो ऐसा संगठन है जो तुरंत ख़त्म भी होना है, तुरंत शुरू भी हो गया, जिसका कोई कहते हैं कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप अगर कहीं नौकरी करते हो, वहाँ लोग हैं, तो ऐसा आप वहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो अपने मैनेजर को कि चलो भाई जो है सो निकालो ताश, यहीं शुरू हो जाते हैं, नहीं, वहाँ नहीं कह सकते हो, ठीक है। अगर वो आपका दोस्त भी है तो भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहाँ आप एक यूनिटी में हो, एक औपचारिक संगठन में हो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो। लेकिन समझना है इनफॉर्मल को हमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसा संगठन जो स्वतः ही उत्पन्न होता है ना, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। बहुत सिंपल आंसर है, यह सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। समाज में जो कुछ उद्देश्य है, ठीक है, समाज का जो काम है, जो उद्देश्य पूरा संगठन ख़त्म, ठीक है। इसमें कोई बंदिशें नहीं होती, इसमें व्यक्तिगत संबंध होता है, ठीक है। एक दूसरे से लोग मिलते जुलते, एकदम हिलते मिलते, सब ठीक रहता है, सब चीज़ ठीक है, ठीक है। समाज में बड़ा छोटा लोग इधर उधर कर भी देता है, ठीक है, सब ठीक है, व्यक्तिगत संबंध रहते, लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब आप कहीं काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ पर एक दूसरे को नाम से नहीं जानते, एक दूसरे को काम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, ये आदमी ये काम कर रहा है, ये आदमी वो काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ वो आदमी से काम से मतलब है, उस आदमी के नाम से। लेकिन अगर हम समाज में हैं, कोई फंक्शन हो रहा है समाज में, कोई टीम चाहिए, तो भाई किसी आदमी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, कि हाँ ये आदमी, ठीक है। तो ऐसा संगठन जो स्वतः उत्पन्न होता है, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्वतः ख़त्म भी हो जाता है, तो ऐसे संगठन को हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगठन प्रक्रिया के क्या कदम हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप टीम बनाते हो तो संगठन का उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि टीम का लक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो पहला टॉपिक है। दूसरी बात कि आपको विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना कि कौन कौन काम करने पड़ेंगे। अगर टीम हो गया, भाई कोई योजना हमने बनाया है, एक टीम बना लिया, फिर हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन काम हमको करवाने हैं, काम कितने तरह के होंगे, ठीक है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन की आपकी कंपनी है, आपने मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू करनी है आपको, ठीक है। तो आपने संस्था के उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित कर दिया कि हमें मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, सेल फ़ोन बनाने। अब मोबाइल फ़ोन ऐसी तो नहीं बन जाती है, उसमें भी बहुत सारा काम रहता है। किसी को एक डिपार्टमेंट देंगे, किसी को दूसरा देंगे, किसी को तीसरा देंगे, सब मिलकर उसको बनाएगा, ठीक है। तो विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण आप करेंगे, राइट ना। अब जैसे आप ट्रेन चलती है तो देखते हैं आप वहाँ पर बहुत सारे, ट्रेन में सिर्फ ऊपर वाला आप देखते होंगे बॉडी है, नीचे में जो ट्रॉली होती है, जो चक्के होते हैं, सबके अलग अलग काम हैं, राइट ना। सब अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, किसको क्या करना है। तो काम का निर्धारण बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या करना है। फिर क्रियाओं का श्रेणीबद्ध कीजिए। क्रियाओं का श्रेणीबद्ध कहने का मतलब ये है कि कुछ क्रियाएं आपस में मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। वो क्रियाएं एक जगह पर रख दीजिए कि एक जगह लोग उसको कर सकें, ठीक है। कर्मचारियों के, फिर आप ये कर्मचारियों को ये बांट कर दे दीजिए काम, किसको क्या करना है बता दीजिए, वो करता रहेगा, ठीक है। तो पहले तो आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे। दूसरी बात आप विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करेंगे कि कौन कौन काम आपको करवाने हैं। तीसरी बात यह है कि क्रियाओं का श्रेणीबद्ध करेंगे। कुछ काम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उसको श्रेणीबद्ध करेंगे। आज चौथा काम यह है कि कर्मचारियों के मध्य आप कर्मचारियों के बीच इस काम को बांट देंगे। हाँ, सब लोग अपना अपना काम करो, तो इसको भी आप नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे 38 से, मतलब रेखा संगठन क्या है। अब देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में उठाए हैं आपके बुक से। सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मतलब यहीं से मिलेंगे, है ना। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो कंटिन्यू बने रहेंगे इस सीरीज़ से। अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, टेक केयर।